हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मुंबई डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जेई CNW के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो मुंबई डिवीज़न आते हैं वहाँ पर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाए गए थे, जो कि CNW डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी हाल ही में 5 अगस्त 2023 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे, जिसमें अगर बात करें तो कैंडिडेट को पूरे 110 प्रश्न पूछे गए थे इस पेपर के अंतर्गत, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वो 100 रखे गए थे। साथ ही साथ इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो व्हाट इज़ द BP एंड FP पाइप डायमीटर इन LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज के अंतर्गत जो ब्रेक पाइप और फीड पाइप होते हैं उसका डायमीटर कितना होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अगर बात करें हम LHB कोचेज के केस में तो BP और FP पाइप का डायमीटर 25 mm के होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर B 25 mm हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द चोक डायमीटर इन PEAV इंस्टॉल्ड इन LHB कोच फॉर ACP, यानी LHB कोच के में जो ACP के लिए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व से जो चोक का व्यास कितना होता है। तो अगर बात करें हम LHB कोचेज के अंतर्गत जो ACP यानी अलार्म चेन पुलिंग के लिए जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व लगे होते हैं उसका जो चोक डायमीटर होता है वह 19 mm का होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड इन LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज में कितने ब्रेक सिलेंडर की संख्या होता है। तो यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर के तो प्रत्येक एक्सल पर ब्रेक कैलिपर के पास एक सिलेंडर माउंटेड होता है, जो कि बोगी क्रॉस बीम पर होते हैं। इस प्रकार टोटल LHB कोचेज में अगर बात करें तो पर बोगी 2 एक्सल्स और पर कोचेज टोटल 4 एक्सल्स होते हैं। तो इस प्रकार टोटल जो 2 × 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 8 की संख्या में नंबर्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर आएगा LHB कोचेज के केस में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा 8। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम इज प्रोवाइडेड इन LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज में किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम लगाए गए हैं। तो इसमें अगर बात करें ब्रेक सिस्टम के लिए तो इसमें एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का प्रावधान है LHB कोचेज में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे भारतीय रेलवे को यहाँ पर फायदा हुआ कि जो हमारे व्हील्स के जो लाइफ्स होते थे वो काफ़ी ओवरऑल उसके इंक्रीज हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं एट द वन एंड ऑफ LHB कोच हाउ मेनी ईयर होज ऑफ ब्रेक पाइप हैज बीन प्रोवाइडेड, यानी LHB कोचेज में एक सिरे पर जो ब्रेक पाइप ईयर होज की संख्या कितने होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि पहले जो प्रश्न हमारा पूछा गया है उसमें हमारा वन एंड पर ब्रेक पाइप की नंबर पूछा गया है और नेक्स्ट प्रश्न में हमारा फीड पाइप का नंबर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम एक ही साथ दोनों प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर LHB कोचेज का स्ट्रक्चर देख लेंगे। दोनों एंड पर हमारा जो ट्विन पाइप सिस्टम होता है तो यहाँ पर हमारा BP पाइप होता है और सेकेंड जो पाइप लाइन होता है वो हमारा फीड पाइप के लिए प्रोवाइड किया होता है। दोनों एंड पर एक एक एंगल कॉक लगे होते हैं दोनों के लिए। यहाँ पर हमसे प्रश्न में एक एंड पर पूछा गया है तो एक एंड पर हमारा एक FP पाइप और एक BP पाइप के लिए ईयर होज प्रोवाइड किए होते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोनों प्रश्न के लिए एक एक की संख्या में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर निकल कर आएगा वह दोनों में हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 1 की संख्या में BP और FP प्रोवाइड होते हैं एक एंड पर। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो एट टाइम ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर बिल्ट इन ब्रेक सिलेंडर ऑफ LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज में जो ब्रेक एप्लीकेशन के समय ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम प्रेशर कितना बनता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं।
तो ब्रेक सिलेंडर में अगर बात करें एलएचबी के केस में, तो जब भी हम ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं तो मैक्सिमम जो प्रेशर होता है वो 3 kg से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन एलएचबी कोचेज फ्रॉम वेयर एसीपी रीसेट डन, यानी एलएचबी कोचेज में जो अलार्म चेन पुलिंग की जाती है उसको रीसेट कहाँ से किया जा सकता है। तो यहाँ पर जहाँ से हमारा चेन पुलिंग किया गया है वहीं से ही किया जा सकता है, यानी इनसाइड द कोच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, इन एलएचबी कोचेज वेयर एसीपी आइसोलेशन कॉक सिचुएटेड, यानी एलएचबी कोचेज के अंतर्गत अलार्म चेन पुलिंग के लिए जो आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइड होते हैं वो कहाँ पर लगाया होता है। तो अगर बात करें हम यहाँ पर एसीपी के लिए, जो हमारा पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व का जो होता है हमारा चोक, जो कि 19 mm का होता है, वो हमारा अंडर फ्रेम में फुट स्टेप के बिहाइंड में लगा होता है। अगर हमारा किसी कारणवश हमारा जो पैसेंजर इमरजेंसी जो हमारा इनसाइड द कोच से रीसेट करते हैं, अगर वो काम नहीं कर पाता है तो उस केस में हम यहाँ आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करके हम उस गाड़ी को डेस्टिनेशन तक अलाउ करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, बिहाइंड द फुट स्टॉप्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोचेज, यानी यहाँ पर ब्रेक डिस्क का नंबर पूछा गया है एलएचबी कोचेज के अंतर्गत। तो प्रत्येक एक्सल पर हमारा 2 ब्रेक डिस्क लगे होते हैं, जिसका अगर बात करें हम तो थिकनेस हमारा 110 mm होता है और वहीं डायमीटर 640 mm होता है। और टोटल नंबर्स की अगर बात करें तो टोटल 4 एक्सल के हिसाब से देखा जाए तो टोटल हमारा 8 की संख्या में नंबर ऑफ ब्रेक डिस्क आ जाएगा पर एलएचबी कोचेज के केस में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 8 की संख्या में। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन आईसीएफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर कोच फ्रॉम वेयर एसीपी रीसेट डन, यानी आईसीएफ कोचेज में बीएमबीसी कोच में एसीपी रीसेट कहाँ से करते हैं। तो जब भी अगर बात करें आपसे प्रश्न पूछा जाए आईसीएफ कोचेज के अंतर्गत बीएमबीसी के केस में, तो वो उस केस में जब एसीपी रीसेट जो होता है वो इंड पैनल ऑफ कोच होता है, यानी जो आप एलएचबी केस में देखे थे जहाँ से रीसेट किया जाता है इनसाइड द कोच, वहाँ से ही हमें रीसेट करनी पड़ती है। लेकिन आईसीएफ कोचेज के केस में या इंड पैनल ऑफ कोच में लगा होता है जहाँ से हम एसीपी को रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑन इंड पैनल ऑफ कोच। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, एट द टाइम ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर बिल्ट इन ब्रेक सिलेंडर ऑफ आईसीएफ बीएमबीसी कोचेज। यहाँ पर आईसीएफ के केस में प्रश्न पूछा गया है कि जब भी ब्रेक एप्लीकेशन किए जाएंगे तो ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत कितना मैक्सिमम प्रेशर बनेगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो आईसीएफ के केस में जो मैक्सिमम प्रेशर बनता है वो 3.8 kg का प्रेशर बनता है, जबकि वहीं अगर एलएचबी में आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें 3 kg का प्रेशर बनता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे आईसीएफ से रिलेटेड, तो इस केस में जो इसका सही उत्तर होगा वह 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी ब्रेक इंडिकेटर आर प्रोवाइडेड इन आईसीएफ बीएमबीसी कोचेज, यानी आईसीएफ बीएमबीसी कोचेज में ब्रेक इंडिकेटर का नंबर्स पूछे गए हैं। तो ब्रेक इंडिकेटर आईसीएफ कोच में कोई भी नहीं लगा होता है, तो यहाँ पर नील इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी एसीबी आर प्रोवाइडेड इन आईसीएफ बीएमबीसी कोचेज, यानी आईसीएफ बीएमबीसी कोचेज में एसएबी की संख्या यानी स्लैक लिस्ट बैरल की संख्या पूछा गया है। क्योंकि पुराने जो हमारे आईसीएफ बीएमबीसी के पहले जो कोचेज होते थे कन्वेंशनल टाइप, वहाँ पर हमारा एसीबी प्रोवाइड किया होता था, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए वो बीएमबीसी के केस में पूछे गए हैं। तो इस केस में हमारा ब्रेक सिलेंडर अभी जो नए टाइप्स के जो आ रहे हैं उसमें इनबिल्ट हमारा सेलेक्ट लिस्ट प्रोवाइड होते हैं। तो इस केस में हमारा एसीबी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो इस केस में हमारा जो एसीबी हो जाएगा वो नील हो जाएगा, यानी एसीबी बीएमबीसी आईसीएफ के केस में लगा नहीं होता है।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नील। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम इज प्रोवाइडेड इन ICF BMBC कोचेज, यानी ICF BMBC कोचेज में किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम लगा होता है। तो BMBC का यहाँ पर सीधा सीधा आप उत्तर दे दे, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो हाउ मेनी आइसोलेशन कॉक्स आर प्रोवाइडेड इन ICF BMBC कोचेज, यानी ICF BMBC कोचेज में कुल आइसोलेटिंग कॉक्स की संख्या यहाँ पर कितना होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो टोटल यहाँ पर नंबर्स ऑफ आइसोलेशन कॉक्स की अगर बात करें यहाँ पर ICF केसेस में तो टोटल है, यहाँ पर हम डायग्राम की मदद से देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारा BP पाइप के लिए और ये हमारा FP पाइप हो गए। दोनों से हमारा डट कलेक्टर के जरिए हमारा BP जो हमारा FP पाइप होता है वहाँ से हमारा एक्सिलरी रिजर्वायर से होते हुए प्रेशर हमारा DB की तरफ जाता है। तो यहाँ पर एक आइसोलेटिंग कॉक्स यहाँ पर हमारा डट कलेक्टर के बाद लगा होता है। वहीं हमारा जो FP पाइप है वो FP पाइप के जो हमारा डट कलेक्टर के बाद हमारा एक आइसोलेटिंग कॉक लगा होता है, वो डायरेक्ट आकर हमारा DB से कनेक्ट होता है। फिर हमारा यहाँ से दोनों ट्रॉली के लिए हमारा दो पाइप निकलते हैं जिसके बीच हमारा एक एक आइसोलेटिंग कॉक लगा होता है और एक हमारा लगा होता है जो हमारा पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व के लिए लगा होता है, वहाँ पर ही हमारा एक आइसोलेटिंग कॉक लगा होता है। इस प्रकार देख पा रहे होंगे आप जो जितने भी हमारा जो नंबर्स ऑफ आइसोलेटिंग कॉक की अगर बात करें तो एक यहाँ पर हो गए, दूसरा यहाँ पर हमारा हो गए दोनों ट्रॉलियों के लिए, एक हमारा FP पाइप के लिए लगा होता है और चौथा जो होता है हमारा ब्रेक पाइप के लिए लगा होता है जो हमारा DB से कनेक्टेड होता है। पांचवा की अगर बात करें यहाँ पर तो जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व के लिए लगा होता है। तो इस प्रकार टोटल जो हमारा आइसोलेटिंग कॉक की अगर बात करें तो टोटल नंबर्स 5 की संख्या में हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर बात करें हम सही उत्तर की तो जो सही उत्तर हमारा इस प्रश्न के लिए होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 की संख्या में, जो कि ICF कोचिंग के अंतर्गत लगे होते हैं। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें तो इन ICF BMBC कोचेज टू आइसोलेट डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व DB आइसोलेशन हैंडल शुड बी, यानी जो ICF BMBC कोच में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को आइसोलेट करने हेतु DB का आइसोलेशन हैंडल कौन सी पोजीशन में होना चाहिए। तो आप जब भी DB का जो हैंडल होता है अगर वो वर्किंग कंडीशन में होगा तो उसका हैंडल वर्टिकल कंडीशन में होगा। जब भी वह DB आइसोलेटिंग कंडीशन को इंडिकेट करेगा तो उसका हैंडल हॉरिजॉन्टल पोजीशन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर हमसे आइसोलेटिंग के केस में पूछा गया है तो जो हैंडल होगा उसका वो कीप इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन हाइब्रिड कोचेज, यानी हाइब्रिड कोचेज में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितने होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले हाइब्रिड कोचेज को देख लेंगे। तो हाइब्रिड कोचेज का जो हमारा मॉडल है वो ICF कोचेज को ही मॉडिफाइड करके बनाया गया है, यानी जो भी हमारा ICF के जो ट्रॉली थे जहाँ पर हमारा पहले कॉइल सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग लगा होता था उसके जगह पर हमारा एयर स्प्रिंग का प्रावधान करके हमारा हाइब्रिड कोच को जनरेट किया गया है। और जो हमारा अपर बॉडी था ICF कोचेज का उसको बदलकर हमारा LHB का जो बॉडी है उसको इनबिल्ट कर दिया गया। इस प्रकार जो हमारा नए फॉर्मेशंस हुआ वो हमारा हाइब्रिड कोचेज का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था नंबर्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर की, तो ब्रेक सिलेंडर एज पर ICF कोचेज की तरह ही टोटल पर ट्रॉली 2 होगा और टोटल अगर कोचेज की अगर बात करें तो टोटल 4 की संख्या में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 4 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें तो विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम इज प्रोवाइडेड इन हाइब्रिड कोचेज, यानी हाइब्रिड कोचेज में किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम लगे होते हैं यानी लगाए गए हैं। तो इसमें बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर ही लगे होते हैं एज पर ICF कोचेज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो हाउ मेनी ब्रेक इंडिकेटर आर प्रोवाइडेड इन हाइब्रिड कोचेज, यानी हाइब्रिड कोचेज में
ब्रेक इंडिकेटर की संख्या कितने होते हैं? तो ब्रेक इंडिकेटर कोई भी नहीं लगा होता है, तो यहाँ पर नील, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ बोगी ब्रेक सिलेंडर आइसोलेशन कॉक्स इन हाइब्रिड कोचेज? यानी यहाँ पर पूछा गया हाइब्रिड कोचेज में जो हमारा ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं उसका आइसोलेटिंग कॉक्स कहाँ पर प्रोवाइड होता है? तो दोनों ट्रॉली, जैसे ये हमारा दोनों ट्रॉली है, दोनों ट्रॉली से पहले हमारा जो डीबी से जो सिलेंडर हमारा जो पाइप निकल कर कनेक्ट होता है, दोनों हमारा ट्रॉली से पहले एक एक आइसोलेटिंग कॉक्स लगा होता है। तो यहाँ पर अंडर फ्रेम नॉब कोच आप इसका सही उत्तर ले ले, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पिस्टन इन हाइब्रिड कोचेज? यानी यहाँ पर पूछा गया कि हाइब्रिड कोचेज में ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन का व्यास कितना होता है। तो जो भी हाइब्रिड कोचेज है वो हमारा आईसीएफ बोगी की तरह ही है। तो इसमें जो ब्रेक सिलेंडर लगा होता है वो अप्रॉक्स 205 mm का लगा होता है। अगर अगर इंचेज में बदलेंगे तो 8 इंच के लगभग आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 205 mm। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, इन हाइब्रिड कोचेज फ्रॉम बियर एसीपी रीसेट डन, यानी जो हाइब्रिड कोचेज के अंतर्गत अलार्म चैन पुलिंग रीसेट कहाँ से करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन इन पैनल ऑफ कोच, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें, हाउ मेनी एसएबी आर प्रोवाइडेड इन सिंगल पाइप वैगन बॉक्सन बीसीएन बीआरएन बीएलसी टाइप्स? जो वैगन होते हैं वो सिंगल पाइप के केसेस में एसएबी नंबर्स यहाँ पर पूछे गए कितने की संख्या में लगे होते हैं। तो सिंगल पाइप के सिस्टम की अगर बात करें तो उस केस में हमारा एक की संख्या में पर बॉक्सन बीसीएन की हमारा सेलेक्ट बैरल लगा होता है, जिसका काम होता है हमारा ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड के बीच के जो गैप होता है उसको मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक की संख्या में लगे होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन बीएलसी कंटेनर वैगन फॉर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ब्रेक पावर रेशियो ड्यूरिंग एम्प्टी और लोडेड कंडीशन ऑफ वैगन विच डिवाइस इज प्रोवाइडेड? यानी बीएलसी कंटेनर वैगन में खाली अथवा भरी अवस्था में ब्रेक पावर अनुपात को घटाने या बढ़ाने के लिए जो लगा होता है सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? तो बीएलसी केस में जो हमारा एम्प्टी और लोडेड को सेंस करता है वो उस केस में हमारा एलएसडी लगा होता है, यानी लोड सेंसिंग डिवाइस। इसकी संख्या पर ट्रॉली 1 होता है और टोटल अगर बात करें पर कार के हिसाब से तो टोटल 2 की संख्या में लगे होते हैं। और इसका एक यूनिट होता है हमारा बीएलसी का, जिसमें 5 टाइप में हमारे डिवाइड होते हैं। दोनों एंड पर हमारा ए कार लगा होता है, बीच में हमारा 3 बी कार्स लगे होते हैं। प्रत्येक कार के केस में हमारा 2 की संख्या में हमारा एलएसडी लगे होते हैं पर ट्रॉली, एक की संख्या में, जिसका काम होता है हमारा एम्प्टी और लोडेड कंडीशन को सेंस करना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन इन बीएलसी वैगन व्हेन इन एम्प्टी कंडीशन? यानी जब बीएलसी वैगन या कंटेनर वैगन खाली स्थिति के समय ब्रेक लगाने पर ब्रेक सिलेंडर में जो मैक्सिमम प्रेशर जाता है वो कितना होगा? तो जब भी जो हमारा एलएसडी लगा होता है और जो हमारा बुलस्टर के पास लोअर प्लैंक लगे होते हैं, इसके बीच हमारा 16 ±1 का गैप होता है। अगर यह टच करता है उस अनुसार हमारा एम्प्टी और लोडेड को सेंस करता है। यहाँ पर प्रश्न में हमारा एम्प्टी से पूछा गया था, तो एम्प्टी के दौरान जो प्रेशर जाता है वो 2.2 kg का जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए एम्प्टी कंडीशन के दौरान अगर वह इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन करता है, तो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन अगर करता है तो उस दौरान जो मैक्सिमम प्रेशर जाएगा वो 3.8 kg का चले जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं,
व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन इन BLC कंटेनर वैगन व्हेन इन लोडेड कंडीशन। यानी जो BLC कंटेनर वैगन होते हैं अगर वो लोडेड कंडीशन में होगा तो उसमें लोडेड कंडीशन में जो मैक्सिमम प्रेशर जाएगा ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत वो कितने केजी का प्रेशर जाएगा। तो यहाँ पर 3.8 केजी का मैक्सिमम प्रेशर पहुँचता है लोडेड कंडीशन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो व्हेन BP प्रेशर इज ड्रॉप्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम, यानी एयर ब्रेक सिस्टम में BP प्रेशर गिराने पर क्या होता है। तो एयर ब्रेक सिस्टम में अगर ब्रेक पाइप प्रेशर लोको पायलट या ALP के द्वारा अगर ड्रॉप किया जाता है तो उस कंडीशन में होता है हमारा कि जो हमारा DB सेंस करता है और गाड़ी में ब्रेक लगाते उस दौरान जो हमारा प्रेशर का जो मूवमेंट होता है वह ऑक्सिलरी रिजर्वायर यानी ER से ब्रेक सिलेंडर की तरफ होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर केवल और केवल डी होगा। और जो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी ओनली 4 इज ट्रू इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें इन बॉक्सेन और BCN वैगन फॉर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ब्रेक पावर रेशियो ड्यूरिंग एम्प्टी और लोडेड कंडीशन ऑफ वैगन विच डिवाइस इज प्रोवाइडेड। यहाँ पर बॉक्सेन और BCN से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। जो हमारा एम्प्टी और लोडेड को सेंस करने के लिए कौन सा डिवाइस लगा होता है। यहाँ पर हम सिर्फ जो एम्प्टी लोडेड के लिए जो डिवाइस लगा होता है वह एम्प्टी लोड डिवाइस लगा होता है जिसको मैनुअली सेट करने की रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा इस तरह से हैंडल लगा होता है। अगर यहाँ पर येलो कलर से इंडिकेट किया रहता है जो हमारा एम्प्टी कंडीशन को इंडिकेट करता है, वहीं अगर ब्लैक कलर की तरफ यहाँ पर चले तो वो हमारा लोडेड कंडीशन को इंडिकेट करता है। जब भी अगर लोडेड कंडीशन में हो तो उसको हैंडल को राइट साइड में मूवमेंट कर दे जिससे यह ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रेशर भेजेगा और गाड़ी को आसानी से रोकने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड इन BBZC वैगन, यानी BBZC वैगन में ब्रेक सिलेंडर का संख्या कितना होता है। BBC जो ब्रेक वाहन है वो पुराने टाइप्स है और इसमें जो नंबर्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं वो एक की संख्या में लगे होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह एक 4 व्हीलर ब्रेक वाहन है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो व्हाट इज द ब्रेक सिलेंडर पिस्टन डायमीटर इन सिंगल पाइप वैगन बॉक्सन BCN BRN BLC ETC, यानी सिंगल पाइप वैगन्स बॉक्सन BCN BRN या BLC वैगन में ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है। यहाँ पर प्रश्न में कोई भी कन्वेंशनल या MBS का कोई प्रावधान नहीं बताया गया है, तो इस केसेस में जो हम लेंगे वो कन्वेंशनल टाइप के हिसाब से लेंगे। तो 355 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे इंचेज में प्रश्न पूछा जाता तो इसका उत्तर 14 इंच होता। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो व्हाट इज द ब्रेक पाइप फीड पाइप डायमीटर इन ट्विन पाइप वैगन्स, यानी ट्विन पाइप वैगन्स में ब्रेक पाइप और फीड पाइप के लिए जो डायमीटर लगा होता है ब्रेक वो कितने mm के होंगे। तो यहाँ पर हम बात करें ट्विन पाइप की केस में तो वह 25 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो व्हाट इज द एयर प्रेशर ऑक्सिलरी रिजर्वायर चार्ज इन ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में ऑक्सिलरी रिजर्वायर में कितने एयर प्रेशर से चार्ज होता है। तो ट्विन पाइप के केस में अगर बात करें हम ER टैंक कितने kg से चार्ज होता है, तो इस केस में हमारा फीड पाइप लगा होता है जिसमें प्रेशर 6 kg का होता है, तो यह 6 kg की प्रेशर से ही चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं कंट्रोल रिजर्वायर कितने kg प्रेशर से चार्ज होते हैं ट्विन पाइप सिस्टम के अंतर्गत। तो ट्विन पाइप सिस्टम में हमारा जो कंट्रोल रिजर्वायर है वो हमारा DB से ही प्रेशर होकर जाता है, तो वह फीड पाइप से ही प्रेशर
वो 5 kg का ही प्रेशर से चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 kg प्रेशर। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्न में कि पहले वाले प्रश्न पूछा गया था एआर से, तो एआर के लिए जो ट्विन पाइप सिस्टम में प्रेशर जाता है चार्ज होने के लिए वो 6 kg का जाता है, जबकि यहाँ पर अगर बात करें हम ट्विन पाइप सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर के लिए तो इस केस में हमारा 5 kg का प्रेशर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो इन BBZC एंड BBZI वैगन्स विच डिवाइस इज फिटेड फॉर BP गेज, यानी जो BBZC और BBZI वैगन्स में BP गेज के लिए क्या लगाया जाता है। तो इस केस में क्विक कपलिंग लगाया जाता है जिससे आसानी से हमारा गेज को कपल या डिसकपल किया जा सकता है। अब नए जो हमारा ब्रेक पान आया है BBCM, इस केस में भी यही क्विक कपलिंग का भी प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन बॉक्सन HL और BCN HL मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम वैगन फॉर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ब्रेक पावर रेशियो ड्यूरिंग एम्प्टी लोड कंडीशन ऑफ वैगन विच डिवाइस इज प्रोवाइडेड। यहाँ पर BMBS की चर्चा कर दिया गया है कि BMBS केस में अगर हमें एम्प्टी और लोडेड कंडीशंस को सेंस करने के लिए कौन सा डिवाइस लगा होता है, तो APM डिवाइस लगा होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, APM यानी ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस, जिसमें हमारा एक सेंसिंग आर्म लगा होता है और जो हमारा जो साइड फ्रेम होता है बोगी का उससे टच करके हमारा एम्प्टी और लोडेड कंडीशन को सेंस करता है और उसी के द्वारा हमारा प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को उसी अनुसार प्रेशर भेजता है। यानी एम्प्टी कंडीशन में हमारा प्रेशर 2.2 और अगर लोडेड कंडीशन हो तो 3.8 kg का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजेगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग एम्प्टी ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन इन बॉक्सन HL और BCN HL वैगन व्हेन इन एम्प्टी कंडीशन। अगर वह एम्प्टी कंडीशन में होगा बॉक्सन HL और BCN HL वैगन तो मैक्सिमम प्रेशर जो जाएगा वह 2.2 kg का ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो लोडेड कंडीशन में पूछे गए हैं। तो लोडेड कंडीशन में जो प्रेशर जाएगा ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत वो 3.8 kg का जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, फंक्शन ऑफ APM डिवाइस इन बॉक्सन HL मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम और BCN HL मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम वैगन इज टू सेंड मैक्सिमम एयर प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर। यहाँ पर बॉक्सन HL और BCN HL के केस में APM डिवाइस ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम एयर प्रेशर भेजता है। कितना प्रेशर भेजता है? तो इस केस में हम देखेंगे अगर लोडेड कंडीशन हो तो 3.8 kg का प्रेशर जाता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड हमारा सही हो जाएगा, एम्प्टी में 2 पॉइंट जाता है और एम्प्टी कंडीशन कभी 3.8 नहीं जाता है तो गलत हो जाएगा। चौथे ऑप्शन की अगर देखें तो लोडेड कंडीशन में 3.8 जाता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी और 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार जो हम सही उत्तर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 2 and 4 इज ट्रू। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें यहाँ पर तो व्हेन हैंड ब्रेक अप्लाइड इन SLR कोच ब्रेक्स आर अप्लाइड इन हाउ मेनी एक्सल्स। यानी SLR कोचेज में हमारा जब भी हैंड ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो कितने चक्कों पर ब्रेक लगते हैं। तो यहाँ पर SLR कोच की अगर बात करें हम तो अगर हम पहले ICF कोचेज की अगर बात करें तो ICF कोचेज में जो हमारा हैंड ब्रेक सिस्टम लगा होता है वह हमारा ब्रेक सिलेंडर जो हमारा जो होता है BMBC के केस में वह 2 सिलेंडर पर ट्रॉली पर लगे होते हैं। जो हमारा हैंड ब्रेक लगा होता है वह एक सिलेंडर से ही कनेक्ट होता है और एक सिलेंडर के पास जो हमारा 2 चक्के होते हैं उस पर ही ब्रेक अप्लाई होता है। तो इस प्रकार हमारा ICF के केसेस में हमारा 2 व्हील्स पर यानी 2 व्हील्स पर अगर एक्सल पर पूछा जाता है तो 0-1 एक्सल्स पर इसका ब्रेक अप्लाई होता है। इसी प्रकार हमारा जो LHB कोचेज है, LHB कोचेज में हमारा जो ब्रेक पैड लगे होते हैं तो उसमें हमारा पहले जो हमारा 2
केबल्स आते हैं वो एक हमारा फर्स्ट वाले एक्सल पर हमारा एक चक्के पर, और जस्ट अपोजिट हमारा उसी ट्रॉली पर हमारा सेकेंड एक्सल पर अपोजिट वाले डायरेक्शन वाले जो हमारा ब्रेक कैलिपर यूनिट होते हैं वहाँ पर ब्रेक अप्लाई होता है। इस प्रकार टोटल इसमें भी 2 व्हील्स पर ही ब्रेक अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो नंबर्स ऑफ व्हील्स की, तो 2 व्हील्स पर ब्रेक अप्लाई होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन बॉक्सन एचएल और बीसीएन एचएल वैगन, यानी बॉक्सन एचएल और बीसीएन एचएल मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम में ब्रेक सिलेंडर की संख्या पूछा गया है। तो टोटल 2 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं, पर ट्रॉली 1 और दूसरे ट्रॉली पर 1 लगा होता है, जो कि नॉर या स्कॉट किसी भी टाइप का हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 की संख्या में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एपीएम प्रोवाइड डिवाइस इन बॉक्सन एचएल और बीसीएन एचएल, यानी बॉक्सन एचएल और बीसीएन एचएल में जो एपीएम लगा होता है उसका पोजीशन कहाँ पर है। तो वो लगा होता है हमारा ये डीवी से जो हमारा प्रेशर निकलता था पहले वो डायरेक्ट ब्रेक सिलेंडर को जाता था, वो यहाँ पर नहीं होकर पहले हमारा एपीएम के पास प्रेशर जाता है, फिर हमारा ब्रेक सिलेंडर के पास प्रेशर जाता है। तो जो हमारा एपीएम लगा होता है वह डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व और ब्रेक सिलेंडर के बीच लगा होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व और ब्रेक सिलेंडर के बीच। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें, तो हाउ मेनी एपीएम डिवाइस आर इंस्टॉल्ड इन बॉक्सन एचएल एमबीएस वैगन, यानी बॉक्सन एचएल एमबीएस वैगन में कितने एपीएम डिवाइस लगे होते हैं। तो पर बॉक्सन एचएल वैगन हमारा 1 की संख्या में एपीएम डिवाइस लगे होते हैं, जिसका काम होता है एम्प्टी और लोडेड कंडीशन को सेंस करना और उसी के अनुसार हमारा ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 की संख्या में इसका सही उत्तर हो जाएगा, नंबर ऑफ एपीएम डिवाइस इन बॉक्सन एचएल। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन बीबीजेडआई वैगन, यानी बीबीजेडआई वैगन्स में नंबर्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर का संख्या पूछा गया है। तो बीबीजेडआई जो वैगन्स होते हैं उसमें हमारा 2 आईसीएफ ट्रॉली लगे होते हैं, दोनों पर हमारा 1-1 सिलेंडर लगा होता है दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में। तो इस प्रकार टोटल हमारा नंबर्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर टोटल 4 की संख्या में पर बीबीजेडआई वैगन होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हेन हैंड ब्रेक अप्लाइड इन बीबीजेडआई वैगन्स ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन हाउ मेनी व्हील्स, यानी बीबीजेडआई वैगन्स में हैंड ब्रेक लगाने पर कितने चक्कों पर ब्रेक लगते हैं। तो टोटल 2 ट्रॉली होते हैं, दोनों पर हमारा इस प्रकार हमारा ब्रेक सिलेंडर माउंटेड होते हैं, यानी बीएमबीसी टाइप के। तो हमारा जो भी हैंड ब्रेक अप्लाई होता है किसी एक सिलेंडर पर कनेक्ट होता है, यानी जो टोटल हमारा जो वो एक्सल होगा ब्रेक सिलेंडर से कनेक्टेड, तो टोटल 2 व्हील्स पर ही ब्रेक अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 व्हील्स पर ब्रेक लगेंगे। और वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता एक्सल के हिसाब से तो टोटल 1 एक्सल पर ब्रेक अप्लाई होगा। यहाँ पर हमसे व्हील्स के हिसाब से प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, बिना हैंड ब्रेक अप्लाइड इन बॉक्सन वैगन ब्रेक्स आर अप्लाइड इन हाउ मेनी व्हील्स, यानी बॉक्सन वैगन में हैंड ब्रेक लगाने पर कितने चक्कों पर ब्रेक लगते हैं। यहाँ पर प्रश्न में ये नहीं बताया गया है कि बॉक्सन वैगन जो है वह कन्वेंशनल है या बीएमबीएस है। यहाँ पर हम कन्वेंशनल टाइप के हिसाब से लेंगे तो उस हिसाब से हमारा पर बॉक्सन वैगन हमारा 1 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं, और जो हमारा हैंड ब्रेक अप्लाई होता है वह ब्रेक सिलेंडर को ही पुल करके हमारा ब्रेक अप्लाई करता है। तो टोटल हमारा जैसे ही हमारा ब्रेक पिस्टन बाहर आएगा ब्रेक सिलेंडर का, जब भी हैंड ब्रेक अप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा दोनों ट्रॉली पर जो 8 ब्रेक ब्लॉक लगे होते हैं, यानी टोटल हमारा 8 चक्कों पर ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए थे वो नंबर्स ऑफ व्हील्स के हिसाब से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहीं पर प्रश्न पूछा जाता नंबर ऑफ एक्सल के हिसाब से
तो एक्सल 04 एक्सल होता। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द वैलिडिटी इन किलोमीटर ऑफ बीपीसी ऑफ क्लोज सर्किट रेक फ्रॉम ए ग्रेड एग्जामिनेशन स्टेशन। यानी क्लोज सर्किट रेक बीपीसी की वैधता ए श्रेणी परीक्षण में जो हमारा वैलिडिटी होता है बीपीसी की वो कितना होगा। तो उस केस में अगर बात करें ए ग्रेड एग्जामिनेशन के केस में तो यह 7500 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे अभी वर्तमान में मॉडिफाई करके 10,000 किलोमीटर या किसी किसी के लिए 9,000 अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग कर दिया गया। लेकिन आप यहाँ पर प्रश्न का उत्तर पुराने टाइप के हिसाब से ही दे, ऑप्शन नंबर डी 7500 किलोमीटर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं बी ग्रेड एग्जामिनेशन के हिसाब से, तो इसमें 6000 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द वैलिडिटी इन डेज ऑफ बीपीसी ऑफ क्लोज्ड सर्किट रेक फ्रॉम ए ग्रेड एग्जामिनेशन स्टेशन। यानी जो हमारा ए ग्रेड एग्जामिनेशन स्टेशन होता है जिसमें 7500 किलोमीटर के लिए वह वैलिडिटी होता है, तो इसमें जो 30+5 डेज के लिए इसका डे के हिसाब से वैलिडिटी होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। थर्टी डेज, क्योंकि 5 डेज जो एक्स्ट्रा होता है वो ग्रेस पीरियड रखा जाता है कि अगर कोई वैगन लोडेड कंडीशन में हो तो वह एम्प्टी होकर फिर से एग्जामिनेशन पॉइंट पर चला जाए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ डेज ऑफ बीपीसी क्लोज सर्किट रेक फ्रॉम बी ग्रेड एग्जामिनेशन। यहाँ पर बी ग्रेड से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, तो इसके लिए भी 30 डेज वैलिडिटी रखा जाता है। केवल और केवल अंतर होता है वो 7500 किलोमीटर के लिए होता है और यह 6000 किलोमीटर के लिए इसका वैलिडिटी होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर इशूड टू क्लोज सर्किट रेक फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन। यानी क्लोज सर्किट रेक को प्रारंभिक स्टेशन से न्यूनतम कितना ब्रेक पावर प्रतिशत दिया जाता है। तो क्लोज सर्किट के केस में जो मिनिमम ब्रेक पावर होता है ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर वह 100% होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो इन रूट में पूछा गया है क्लोज सर्किट के केस में ही, तो इन रूट के केस में यह 90% होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ प्रीमियम रेक बीपीसी। यानी प्रीमियम रेक बीपीसी की वैधता कितना होता है। तो प्रीमियम रेक की अगर बात करें तो पहले 12+3 डेज के लिए चलाए जाते थे, जिसमें 3 डेज जो ग्रेस पीरियड रखा जाता था वो लोडेड कंडीशन में रखा जाता था। लेकिन इसको वर्तमान में 12+5 डेज कर दिया गया है। लेकिन जो प्रश्न पूछे गए वो पुराने ट्रेंड के हिसाब से ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको पुराने ट्रेंड के हिसाब से ही दे। यानी 12 डेज तक मल्टीपल लोडिंग किया जा सकता है और 3 डेज जो है ग्रेस पीरियड वो लोडेड कंडीशन के केस में है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर इशूड टू प्रीमियम रेक फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन। यानी प्रारंभिक स्टेशन से प्रीमियम रेक को न्यूनतम कितना ब्रेक पावर प्रतिशत होना चाहिए। तो मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर प्रीमियम रेक के लिए 95% होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो इन रूट के केस में पूछा गया है। प्रीमियम के केस में, प्रीमियम के केस में रेलवे बोर्ड द्वारा अभी तक कोई भी मिनिमम ब्रेक पावर प्रतिशत नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर आप अगर बात यहाँ पर देखिए तो आप इन टू एंड के केस में ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर हमारा 90% होता है, आगे चलकर मिनिमम इन रूट में 75% होना चाहिए। प्रीमियम के केस में यह ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 95% और आगे डिफाइन नहीं किया गया है। जबकि सीसी रैक की अगर बात करें तो 100% होता है ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर,
जबकि इन रूट में यह 90% होता है। तो इस प्रकार अगर बात करें तो आप ऑप्शन नंबर डी 85% ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर अगर आप लेना चाहें तो डी ले सकते हैं 85%। ऐसे रेलवे बोर्ड द्वारा यह नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें अगर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर्स फॉर एंड टू एंड रेक एट इन रूट स्टेशन। यहाँ पर एंड टू एंड के लिए ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर ब्रेक पावर पूछा गया है और यहाँ इन रूट में पूछा गया है। तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर यह 90% होता है एंड टू एंड के केस में, और वही इन रूट में 75% होना चाहिए। तो यहाँ पर 57 प्रश्न के लिए यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, और 58 प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इन रूट के केस में 75% मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज चाहिए इन टू एंड रेक के केस में। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ इन टू एंड रेक बीपीसी, यानी इन टू एंड रेक वाले जो बीपीसी होते हैं उसकी वैधता कितने दिन की होती है। तो इसमें जो अगर बात करें फॉर वन टाइम लोडिंग के लिए इसका वैलिडिटी होता है, यानी एक बार उसका लोडिंग हो जाए और डेस्टिनेशन पर इसका अनलोडिंग हो जाए फिर इसकी वैधता खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉर वन टाइम लोडिंग। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर इशूड टू बीएलसी रेक फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन, यानी बीएलसी वैगन जो कंटेनर वैगन होती हैं उसके प्रारंभिक स्टेशन से न्यूनतम ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो इस केस में अगर बात करें हम तो 100% मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज होता है बीएलसी कंटेनर वैगन के केस में ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बीएलसी के केस में मिनिमम ब्रेक पावर पूछा गया है इन रोड के केस में, तो इस केस में 90% इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द वैलिडिटी इन किलोमीटर ऑफ बीपीसी ऑफ बीएलसी कंटेनर एक, यानी बीएलसी कंटेनर एक में जो बीपीसी की वैधता होता है वो किलोमीटर बेसिस पर कितना होगा। तो किलोमीटर की बेसिस पर अगर बात करें हम तो 6000 किलोमीटर की इसकी वैधता होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द वैलिडिटी इन डेज ऑफ बीपीसी ऑफ बीएलसी कंटेनर एक्स, यानी जो बीएलसी कंटेनर एक्स होते हैं इसकी वैधता कितने दिन की होती है। तो वैधता की अगर बात करें यहाँ पर हम बीएलसी केस में तो यह 35 डेज का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्लोज सर्किट रेक बीपीसी विल बी इनवैलिड इफ, यानी क्लोज सर्किट रेक का बीपीसी अवैध माना जाएगा यदि वह स्टेबल्ड हो मोर देन 24 आवर्स एग्जामिनेशन यार्ड में, या उसका जो डेज होता है वैलिडिटी का या किलोमीटर वो अपना कंप्लीट कर चुका हो। तो थर्ड ऑप्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ मोर देन 4 वैगन्स, यानी 4 वैगन से ज़्यादा अगर अटैचमेंट या डिटैचमेंट करता है तो उस केसेस में भी सीसी रैक का बीपीसी इनवैलिड हो जाएगा। चौथे ऑप्शन की अगर बात करें यहाँ पर तो नॉट रनिंग इन नॉमिनेटेड सर्किट, जब भी सीसी रैक बनाया जाता है क्लोज सर्किट तो उसका एक सर्किट यानी जो एक नॉमिनेटेड किया होता है वहाँ पर ही चलना होता है, अगर उसके अलावा अगर सर्किट में चलता है तो उसको इनवैलिड बना दिया जाता है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन भी इस प्रकार सही होगा। अगर बात करें सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑल इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, बीएलसी कंटेनर एक्स बीपीसी विल बी इनवैलिड इफ्स, यानी बीएलसी एक बीपीसी अवैध माना जाएगा यदि, यानी बीएलसी की केस में अगर बात करें यहाँ पर तो 24 घंटे से ज़्यादा अगर एग्जामिनेशन यार्ड में स्टेबल होता है तो बीपीसी इनवैलिड कर दिया जाएगा। सेकेंड है कंप्लीशन डेज और किलोमीटर, इस बेसिस पर भी अगर वो अपना जो वैलिडिटी डेज दिया होता है बीएलसी का या किलोमीटर वो कंप्लीट कर चुका हो तो उस केस में भी वो इनवैलिड कर दिया जाएगा। थर्ड ऑप्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ मोर देन 1 बीएलसी यूनिट्स,
यानी यहाँ पर एक यूनिट को अगर यानी मोर देन 4 वैगन्स हो गए हैं तो उस केस में भी यह इन्वैलिड कर दिया जाएगा। चौथा ऑप्शन है नॉट रनिंग इन नॉमिनेटेड सर्किट। BLC वैगन का भी एक सर्किट होता है, उसमें उसको फॉलो करना होता है, तो इस केस में भी उसको इन्वैलिड कर दिया जाएगा अगर फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल इज ट्रू इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रीमियम रेक BPC विल बी इनवैलिड इफ्स, यानी प्रीमियम रेक वाले BPC को अवैध कब माना जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा कि वह 24 घंटे से ज़्यादा एग्जामिनेशन यार्ड में स्टेबल रहता है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है लोडिंग आफ्टर 12 डेज यानी 12 डेज, उस केसेस में भी यह इन्वैलिड कर दिया जाएगा। और रिप्लेसमेंट ऑफ मोर देन 4 वैगन्स यानी 4 वैगन से ज़्यादा अगर वह रिप्लेसमेंट करता है तो उस केस में भी प्रीमियम रेक की वैधता इनवैलिड हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑल इज ट्रू इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन टू एंड रेक BPC विल बी इनवैलिड इफ्स, यानी इन टू एंड रेक BPC अवैध कब माना जाएगा। तो इसमें भी है 24 घंटे से ज़्यादा अगर स्टेबल होता है। सेकेंड है अगर लोडेड ट्रेन की जो BPC होता है उस पर अगर डेस्टिनेशन मेंशन ना हो, यहाँ पर डेस्टिनेशन मेंशन होना अनिवार्य है इन टू एंड रेक के केस में। अगर वो लोडेड कंडीशन में हो, अगर मेंशन नहीं होता है तो उसका BPC इन्वैलिड कर दिया जाएगा। और जो थर्ड ऑप्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ मोर देन 4 वैगन्स, उस केसेस में भी यह BPC इन्वैलिड हो जाता है। तो यहाँ पर ऑल इज ट्रू ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर के, वो सारे ऑप्शन अगर फुलफिल करते हैं तो इस केसेस में भी वह BPC इन्वैलिड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है क्लोज सर्किट रेक BPC विल बी इनवैलिड, यानी क्लोज सर्किट रेक BPC कब इनवैलिड होगा। पहला यहाँ पर है कि 24 घंटे से ज़्यादा स्टेबल हो तो उस केस में भी इनवैलिड हो जाएगा। अगर वह दिन और किलोमीटर जो है वह फुलफिल कर लिया हो तो उस बेसिस पर भी इनवैलिड कर दिया जाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ 4 वैगन्स यानी 4 वैगन से अधिक अगर वह रिप्लेसमेंट किया जाता है तो उस केस में भी क्लोज सर्किट का BPC इन्वैलिड कर दिया जाएगा। 12 दिन का इसका कोई नहीं होता है, 30+ डेज का ही इसका वैलिडिटी होता है, तो 30 डेज तक मल्टीपल लोडिंग किया जा सकता है CC रैक के केस में। तो यहाँ पर केवल और केवल 1, 2, 3 ऑप्शन सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए प्रीमियम रेक BPC विल बी इनवैलिड इफ, यानी प्रीमियम रेक BPC कब इनवैलिड होगा। तो इस केसेस में अगर बात करें यहाँ पर तो मोर देन स्टेबल फॉर मोर देन 24 आवर्स इन एग्जामिनेशन स्टेशन, यानी एग्जामिनेशन स्टेशन पर 24 घंटों से ज़्यादा अगर स्टेबल रेक रहता है तो प्रीमियम रेक की BPC इन्वैलिड कर दिया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करें तो 12 दिन तक वो मल्टीपल लोडिंग कर सकता है, तो ये भी इसका स्टेटमेंट सही है। यानी यहाँ पर बोला गया 12 दिन के बाद मल्टीपल लोडिंग करने का, तो यहाँ पर 12 दिन से ज़्यादा मल्टीपल लोडिंग नहीं किया जा सकता है, केवल और केवल 12 दिन तक के अंदर ही मल्टीपल लोडिंग किया जा सकता है। इसके बाद जो ग्रेस पीरियड दिया जाता है 5 डेज का, वह केवल और केवल लोडेड कंडीशन को एम्प्टी करके फिर से उसको एग्जामिनेशन पॉइंट तक पहुँचाने का टाइम पीरियड दिया होता है। तो यहाँ पर ये भी अगर फॉलो करता है तो BPC इनवैलिड हो जाएगा। थर्ड यहाँ पर बोला गया रिप्लेसमेंट ऑफ मोर देन 4 वैगन्स, यानी 4 वैगन से अधिक अगर बदलता है तो उस केस में भी वह BPC इन्वैलिड हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर बताया गया है नॉमिनेटिंग नॉट रनिंग इन नॉमिनेटेड सर्किट, प्रीमियम रेक के लिए कोई भी नॉमिनेटेड सर्किट नहीं होता है, तो केवल और केवल यहाँ पर फर्स्ट 2 और थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं इन टू एंड रेक BPC विल बी इनवैलिड इफ्स, यानी इन टू एंड रेक BPC इनवैलिड किस कंडीशन में होगा, यानी अवैध किस कंडीशन में होगा। तो अगर वह 24 घंटे से ज़्यादा अगर स्टेबल होता है एग्जामिनेशन यार्ड में, डेस्टिनेशन मेंशन नहीं हो BPC पर लोडेड कंडीशन के केस में, और थर्ड जो यहाँ पर दिया गया है लोडिंग आफ्टर इन टू एंड के केस में कभी भी 12 दिन की वैधता नहीं होता है। तो यहाँ पर केवल और केवल फर्स्ट और 2 स्टेटमेंट को अगर फॉलो करता है तो उस कंडीशन में इन टू एंड की रेक का BPC इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है BLC कंटेनर रेक्स BPC विल बी इनवैलिड इफ्स, यानी जो BLC कंटेनर रेक्स होते हैं उसका BPC अवैध कब माना जाएगा।
जब भी वह स्टेबल्ड हो 24 घंटे से ज़्यादा एग्जामिनेशन यार्ड में, तो उस केस में भी इनवैलिड हो जाएगा। अपना डेज और किलोमीटर कंप्लीट कर चुका हो, रिप्लेसमेंट ऑफ मोर देन 4 वैगन्स, साथ ही साथ वो अब नॉमिनेटेड सर्किट में रन नहीं कर रहा हो, तो उस चारों केसेस में बीएलसी का बीपीसी इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ऑल इज ट्रू इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज इशूड टू मिलेनियम रेक और डेडिकेटेड पार्सल रेक फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन। यानी जो मिलेनियम रेक या डेडिकेटेड जो पार्सल रेक होता है उसका प्रारंभिक स्टेशन से न्यूनतम कितना ब्रेक पावर प्रतिशत दिया जाता है। तो इस केस में जो डेडिकेटेड या मिलेनियम रेक होते हैं उसका ओरिजिनेटिंग स्टेशन यानी शुरुआती स्टेशन से 100% ब्रेक पावर इशू किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मिलेनियम और डेडिकेटेड पार्सल रेक का ही है। इन रूट के केस में, तो इन रूट के केस में जो ब्रेक पावर परसेंटेज दिया जाता है वह 95% दिया जाता है। यहाँ पर आप 90% ही ले, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका उत्तर ले 90%। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द वैलिडिटी इन किलोमीटर्स ऑफ बीपीसी ऑफ मिलेनियम रेक और डेडिकेटेड पार्सल रेक। यानी जो मिलेनियम रेक और डेडिकेटेड पार्सल रेक होता है उसकी बीपीसी की वैधता कितने किलोमीटर का होता है, तो यह 4500 किलोमीटर का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ डेज बीपीसी ऑफ मिलेनियम रेक्स और डेडिकेटेड पार्सल रेक्स। यानी जो मिलेनियम रेक और डेडिकेटेड पार्सल रेक के बीपीसी की वैधता कितने दिन का होता है, तो यहाँ पर किलोमीटर 4500 किलोमीटर का था, जबकि डे बेसिस पर पूछा जाता है अगर, तो यह 10 दिनों के लिए इसका वैधता होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज इशूड टू कोचिंग ट्रेन फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन। यानी जो कोचिंग ट्रेन के जो बीपीसी इशू किया जाता है शुरुआती स्टेशन पर इसका ब्रेक पावर 100% इशू किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर कि इन रूट में कितना परसेंट दिया जाएगा, ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर तो 100% दिया गया था, लेकिन इन रूट के केस में यह 90% दिया जाना चाहिए मिनिमम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं कि व्हाट इज द कलर ऑफ सीसी रेक बीपीसी। यानी सीसी रेक बीपीसी का कलर कोड होता है येलो कलर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं प्रीमियम के लिए ग्रीन कलर का पेज इशू किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ एंड टू एंड रेक बीपीसी। यानी एंड टू एंड रेक बीपीसी के लिए जो पेपर यूज किया जाता है वो कौन से कलर का होता है। वर्तमान में सारे बीपीसी को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो इस केस में जो एंड टू एंड रेक बीपीसी इशू किया जाता है वो व्हाइट पेज पर इशू किया जाता है। लेकिन जो प्रश्न पूछे गए थे वो ओल्ड ट्रेंड के हिसाब से यानी पुराने ट्रेंड के हिसाब से पूछे गए हैं, तो उस केस में आप ग्रीन कलर ही ले। यानी पुराने पेपर जो यूज़ किए जाते थे एंड टू एंड रेक के लिए वो ग्रीन कलर ही यूज किए जाते थे। वर्तमान में इसको मॉडिफाई करके ऑनलाइन में जो कि एफएमएम के जरिए बीपीसी इशू किए जाते हैं तो वो वाइट पेज पर इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ बीएलसी रेक्स बीपीसी। यानी जो बीएलसी रेक बीपीसी का जो इशू किया जाता है वो सीसी रेक ही इशू किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो कलर कोड हो जाएगा वह येलो कलर का होगा। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ कोचिंग ट्रेन बीपीसी। यानी कोचिंग ट्रेन बीपीसी का रंग कोड कौन सा होता है, तो व्हाइट कलर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न जो है,
मिलेनियम रेक और डेडिकेटेड रेक के लिए जो कलर यूज किया जाता है बीपीसी के लिए वो कौन सा होगा? तो जो मिलेनियम या डेडिकेटेड प्रेल रेक होता है उसके लिए जो बीपीसी इशू किया जाता है वो वाइट कलर के पेज पर इशू किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मेल और एक्सप्रेस आईसीएफ कोच ट्रेन होज राउंड ट्रिप किलोमीटर डिस्टेंस इज मोर देन 3500 किलोमीटर बीपीसी इज टू डेट ट्रेन विल बी। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेन आईसीएफ कोच ट्रेन में जिसका राउंड ट्रिप 3500 किलोमीटर से अधिक होता है उस ट्रेन का बीपीसी दिया जाएगा। तो जब भी अगर आईसीएफ कोचेज मेल और एक्सप्रेस का राउंड ट्रिप अगर 3500 किलोमीटर से ज़्यादा हो आईसीएफ कोचेज के केस में, तो उस केस में दोनों एंड पर बीपीसी दिया जाना चाहिए। यानी प्राइमरी एंड और सेकेंडरी एंड दोनों केसेस में बीपीसी दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जब भी बीपीसी इशू किया जाएगा और दोनों एंड डिपो के द्वारा बिफोर डिपार्चर बीपीसी हैंडओवर किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो एलएचबी कोचेज पर बेसिस पर पूछे गए हैं। यानी एलएचबी कोचेज का अगर राउंड ट्रिप 4000 किलोमीटर से अधिक होता है तो उस केस में जो बीपीसी दिया जाएगा ट्रेन की वो दोनों एंड पर दिया जाएगा। यानी प्राइमरी एंड डिपो और सेकेंडरी एंड डिपो बिफोर डिपार्चर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मेल और एक्सप्रेस ट्रेन आईसीएफ कोच ट्रेन होज राउंड ट्रिप किलोमीटर डिस्टेंस इज अप टू 3500 किलोमीटर बीपीसी टू डेट ट्रेन विल बी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन आईसीएफ कोच का जिसका राउंड ट्रिप मैक्सिमम 3500 किलोमीटर तक है तो उस केसेस में जो बीपीसी इशू किया जाएगा केवल और केवल प्राइमरी डिपो के द्वारा इशू किया जाएगा और सेकेंडरी डिपो पर उसका सिर्फ कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इशू बीपीसी बाय प्राइमरी डिपो ओनली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मेल और एक्सप्रेस एलएचबी के केस में यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। अगर वो उसका डिस्टेंस जो राउंड ट्रिप का डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 4000 किलोमीटर तक ही है तो उस केसेस में जो बीपीसी इशू किया जाएगा ट्रेन की और केवल प्राइमरी डिपो पर ही इशू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मेल और एक्सप्रेस आईसीएफ कोच ट्रेन हु टचेज प्राइमरी डिपोज मोर देन वन टाइम बिफोर कंप्लीशन ऑफ राउंड ट्रिप 3500 किलोमीटर और 96 आवर्स बीपीसी टू डेट ट्रेन विल बी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेन आईसीएफ कोचेज का अगर वह प्राइमरी डिपो पर एक से ज़्यादा बार लौटता है 3500 किलोमीटर पूरा करने से पहले तो उस केस में बीपीसी कौन कौन से डिपो से इशू किया जाएगा। तो उस केस में जो बीपीसी इशू किया जाएगा केवल और केवल प्राइमरी डिपो के द्वारा ही इशू किया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं एलएचबी कोचेज के केस में अगर वह मेल और एक्सप्रेस एलएचबी कोचेज का 4000 किलोमीटर या 96 आवर्स पूरा करने से पहले अपना जो प्राइमरी डिपो है उसको मोर देन वन टाइम अगर टच करता है यानी लौटता है तो उस केस में जो बीपीसी दिया जाएगा वह केवल और केवल प्राइमरी डिपो के द्वारा ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इशू बाय प्राइमरी डिपो ओनली। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मेल और एक्सप्रेस आईसीएफ इंटरकनेक्टेड ट्रेन बिफोर कंप्लीशन ऑफ राउंड ट्रिप 3500 किलोमीटर और 96 आवर्स बीपीसी टू डेट ट्रेन विल बी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मेल और एक्सप्रेस आईसीएफ ट्रेन है इंटरकनेक्टेड ट्रेन अगर वह राउंड ट्रिप 3500 किलोमीटर से पहले कंप्लीट हो जाता है तो उस 96 आवर्स उस केस में जो बीपीसी दिया जाएगा वह कौन से डिपो के द्वारा दिया जाएगा। तो उस केस में जो बीपीसी दिया जाएगा वह केवल और केवल प्राइमरी डिपो के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मेल और एक्सप्रेस एलएचबी, यहाँ पर एलएचबी कोचेज के केस में अगर इंटरकनेक्टेड ट्रेन बिफोर कंप्लीशन ऑफ राउंड ट्रिप 4000 किलोमीटर और 96 आवर्स बीपीसी टू दैट ट्रेन विल बी, यानी मेल और एक्सप्रेस एलएचबी कोच इंटरकनेक्टेड ट्रेन को बीपीसी राउंड ट्रिप अंतर 4000 किलोमीटर या 96 घंटे से पूर्ण होने से पहले हो, तो उस केस में बीपीसी जो दिया जाएगा वो केवल और केवल प्राइमरी डिपो के द्वारा दिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, पैसेंजर ट्रेन विथ टॉयलेट्स इंटरकनेक्टेड पैसेंजर ट्रेन शटल ट्रेन बिफोर कंप्लीशन ऑफ राउंड ट्रिप 3500 या 96 आवर्स बीपीसी टू दैट ट्रेन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पैसेंजर ट्रेन जो टॉयलेट से कनेक्टेड होते हैं, तो उस केस में अगर वो राउंड ट्रिप का अंतर 35 किलोमीटर या 96 घंटे से पूर्ण होने से पहले हो, तो उस केस में जो बीपीसी इशू किया जाएगा वह प्राइमरी डिपो के द्वारा ही केवल इशू किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच बियरिंग इज प्रोवाइडेड इन आईसीएफ कोचेज, यानी आईसीएफ कोचेज में कौन सा बियरिंग प्रोवाइड होता है। तो आईसीएफ के केस में जो बियरिंग प्रोवाइड होता है वह डबल रो सेल्फ अलाइनिंग स्पेरिकल रोलर बियरिंग प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विच बियरिंग इज प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचेज में कार्टी स्टेपर रोलर बियरिंग प्रोवाइड होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच बोगी इज प्रोवाइडेड इन आईसीएफ कोचेज, आईसीएफ कोचेज में आईसीएफ बोगी लगे होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच बोगी इज प्रोवाइडेड इन बीबीजेडआई वैगन, बीबीजेडआई वैगन में आईसीएफ बोगी लगे होते हैं, 2 आईसीएफ ट्रॉली। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बीच बोगी इज प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचेज में कौन सा बोगी लगा होता है। तो एलएचबी कोचेज में फिएट बोगी लगा होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिएट बोगी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, बीच बोगी इज प्रोवाइडेड इन हाइब्रिड कोचेज, यानी हाइब्रिड कोचेज में कौन सा बोगी लगा होता है। तो हाइब्रिड कोचेज में आईसीएफ बोगी लगे होते हैं जो कि मॉडिफाइड वर्जन का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीच टाइप ऑफ सेकेंडरी सस्पेंशन इज प्रोवाइडेड इन हाइब्रिड कोचेज, यानी हाइब्रिड कोचेज में जो सेकेंडरी सस्पेंशन लगे होते हैं वो किस टाइप का होता है। तो जो नॉर्मल हमारा आईसीएफ ट्रॉली होते हैं उसमें हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन में हमारा कॉइल स्प्रिंग का प्रावधान है, उसको मॉडिफाइड करके हमारा ईयर स्प्रिंग लगा दिया गया है जो हमारा हाइब्रिड कोचेज के अंतर्गत यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ईयर स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच टाइप ऑफ सेकेंडरी सस्पेंशन में बी फिटेड इन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचेज में सेकेंडरी सस्पेंशन में किस प्रकार का हो सकता है। तो जो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है हमारा एलएचबी कोचेज का, वो हमारा हेलिकल कॉइल स्प्रिंग का भी हो सकता है और ईयर स्प्रिंग का हो सकता है, यानी 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 and 3 इज ट्रू। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा से पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, आवर कंट्री इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ राजभाषा, यानी राजभाषा के आधार पर हमारे देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज 3 क्षेत्रों में डिवाइड किए गए हैं, ए बी सी रीजन्स। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3 रीजन्स में। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हेन राजभाषा एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, यानी राजभाषा अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 1963 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं कि हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स विच शैल बी इशूड
बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी जो राजभाषा अधिनियम धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कितने दस्तावेज है जिसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी करना अनिवार्य है। तो टोटल जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो 14 डॉक्यूमेंट है जिसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी करने की रिक्वायरमेंट होता है अगर वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत आता हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, एज पर राजभाषा एक्ट राइटिंग सीक्वेंस शुड बी, राजभाषा अधिनियम के अनुसार पहले क्या लिखते हैं। तो पहले हम रीजनल लैंग्वेज लिखते हैं, फिर हम हिंदी, फिर अंग्रेजी लिखते हैं। यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज के बारे में बताया नहीं गया है, तो यहाँ पर आप पहले हिंदी लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, महाराष्ट्र कॉम्स इन विच कैटेगरी एज पर राजभाषा, यानी राजभाषा के अधिनियम के अनुसार जो महाराष्ट्र स्टेट है यानी राज्य है वह कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब जो 3 स्टेट्स है वह रीजन बी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी ख क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारत संघ की राजभाषा क्या है। हिंदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लिपि देवनागरी लिपि होता है जिसको भारतीय संविधान के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को आर्टिकल 343 के 1 के अंतर्गत इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड, यानी जो ऑफिशियल राजभाषा अधिनियम 1963 है को कब पारित किया गया था। तो इसको जो पारित किया गया था वह 10 मई 1963 को पारित किया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द आर्टिकल 343 to 351 डेट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज अवेलेबल, यानी राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है। तो जो ये आर्टिकल 343 से 351 तक है वो भाग 17 के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी के अंतर्गत जो हमारा 8वीं अनुसूची है टोटल 22 भाषाओं को इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर इनलिस्टेड इन द इट्स शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फिलहाल में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें टोटल वर्तमान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।